हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजन। आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 7 पार्ट बी। कुछ क्वेश्चंस हमारे लास्ट पार्ट ए में हो गए थे, आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट बी, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। तो 9th तक हो गए थे हमारे, आगे देख रहे हैं क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर हमें क्या बात करनी है, 2 डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, यानी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की कितनी हो रही है और देश जीडीपी और ग्रोथ जीडीपी की कितनी हो रही है, क्योंकि उसी से ही देश के बारे में पता चलता है। इंडिकेटर है, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है अच्छी बात है, और जितना जीडीपी बढ़ रहा है वो भी अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखा है आंसर में 60 ईयर्स से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देश की प्रोडक्शन भी बढ़े, नौकरियां भी बने, हमने पूरे प्लान बनाए। तो ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से 2010 जीडीपी ऑफ इंडिया अच्छा ग्रो करा है पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मतलब कि नौकरियों की जो जंप है, इंक्रीज जो है एम्प्लॉयमेंट का वो कम है, और जीडीपी का जो जंप है वो काफी ज्यादा है। बढ़ दोनों रहे पर जंप में फर्क है। However, there was always fluctuation in the growth of GDP, और एम्प्लॉयमेंट 2% से ज्यादा नहीं बढ़ी, जीडीपी कभी ज्यादा बढ़ी कभी कम बढ़ी। अब इसको अब हम आगे डिटेल में देखते हैं जरा इस डायग्राम में। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, नीचे वाला तो है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, ये लिखा है यहाँ एम्प्लॉयमेंट, और ऊपर वाला हो गया हमारा जीडीपी। तो देखते हैं जरा, स्टार्टिंग में तो देखो एम्प्लॉयमेंट 0.39 से बढ़ रही है, जीडीपी 3.6 से, काफी इसमें फर्क है। यहाँ पे आके 61 के आसपास, दोनों का लगभग आसपास था रेट, और इस ईयर से लेके यहाँ तक हम देखें तो थोड़ा बहुत रिवर्स भी हुआ, ये लगभग उसी रेट के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा डाउन, पर जीडीपी बढ़ता जा रहा है। जीडीपी हमारे देश का काफी अच्छा बढ़ा। अच्छा 90, 92, 97, यहाँ थोड़ा सा इस वक्त अगर हम देखें तो जीडीपी में गिरावट कुछ ज्यादा ही आ गई थी। ये सिर्फ एनालिसिस ही करना है, सिंपल है, कारण बस मैं अभी इसका समझा देता हूँ। पर जो सबसे यूनिक बात हो रही है वो हो रही है यहाँ 2005 और 10 वाला जो कॉलम है, कि ये हो चुका है 0.28 बस, और इधर गैप देखो, जीडीपी पहुंचा हुआ है हमारा 8.7। कितना बड़ा फर्क है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ गिर रही है और जीडीपी बढ़ रहा है, और गैप इतना ज्यादा हो चुका है। इसको अभी हम थोड़ा खास फोकस रखेंगे इस बात के ऊपर। तो ये लेट 90s एम्प्लॉयमेंट गिरी, ये बातें मैंने भी बता दी। ड्यूरिंग दीज इयर्स वाइडनिंग गैप बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये देखो गैप कभी इतना था, फिर ये बड़ा गैप, अब यहाँ जाके तो सबसे बड़ा हो गया गैप एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। इसका मतलब क्या है गैप का, विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। देखो नौकरियां तो यहाँ कम हो रही हैं, ये देखो ये कम हो रही हैं, और जीडीपी देख रहे हैं देश का तो वो बढ़ रहा है। ये लाइन यहाँ लिखी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो इसका पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है, उसका नाम है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब लेस हो रही है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि देखो, एक तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब ज्यादातर बिजनेसमैन मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, पर लेबर अब हमें नहीं चाहिए तो हम घटा देंगे। दूसरा हमारे यहाँ क्या है, सर्विस सेक्टर बहुत टॉप पे चल रहा है, अच्छी प्रोडक्शन वहाँ हो रही है, सॉफ्टवेयर वगैरह और ये सब हो गए, कॉल सेंटर, बीपीओ। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जीडीपी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, पर इतने बंदे सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय होते नहीं, तो लेबर उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी जीडीपी हमारी बढ़ रही है। और फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इतना ग्रो नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा जो नौकरियां जनरेट होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं, और ये हमारा चल रहा है स्लो मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वजह से भी हमारी नौकरियां ज्यादा जनरेट नहीं हो रही,
पर जीडीपी तो सर्विस सेक्टर से ही कमा रहा है, या ये मशीनों वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा लगा के जीडीपी बढ़ा रही हैं और बंदे निकालती जा रही हैं। तो ये इस वक्त हमारे देश की प्रॉब्लम चल रही है, जॉबलेस ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, हाउ ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अफेक्टेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कफोर्स। अब इसके अंदर हमें वही प्राइमरी सेकेंडरी कैसे सब कनेक्शन है वो बनाना है नौकरियों का। मेन इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग एग्रीकल्चर से निकल के और चीज़ों पे भी आएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोज सब्सटैंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म। यानी हम अभी एनालिसिस करेंगे देश का कुछ इंफॉर्मेशन का, डेटा का, तो पता चलेगा कि पब्लिक आ तो रही है गांव से निकल के नॉन फार्म यानी नॉन गांव वाले काम जो हो गए उसमें। तो चेक करते हैं जरा इस टेबल से, हमें आइडिया लग जाएगा। टेबल एनालिसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पहले भी बोला था। टेबल गिवन होगा, तुम्हें अपना कमेंट देना है इसके ऊपर। जैसे 72-73 में एग्रीकल्चर या प्राइमरी में थी 74.3% पब्लिक, और ये देखो धीरे धीरे कम हो रहा है और अब हो गया 48.9, यानी पब्लिक का जो इस पे डिपेंडेंसी थी वो कम हो रही है। सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग 10.9 था, वो अब बढ़ के 24 हो गया। ये भी चलो अच्छी बात है, हमारा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। सर्विसेज को देखते हैं तो ये 14.8 से बढ़ के आज 26.8 हो गया। ये ठीक है, बढ़ रहा है। प्राइमरी कम हो रहा है, सेकेंडरी टर्शरी हमारे बढ़ रही है। यही बातें यहाँ लिखी है, ये प्राइमरी वाला कम हो गया, सेकेंडरी सर्विस ग्रो कर रही है, ये सब बातें मैंने ओरल बता दी ऐसी। अगला अब देखते हैं, देखो पिछली बार जो था वो सेक्टर वाइज था, ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, सेक्टर वाइज यानी 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की पब्लिक किस में कितनी इन्वॉल्व है। अब है स्टेटस वाइज, मतलब किस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हो गया किस काम में इन्वॉल्व है, और वो था किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो काम तो यही होते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या कहीं रेगुलर हमारी एमएनसी टाइप कोई जॉब चल रही है, या कैजुअल यानी वो डेली वर्कर टाइप कोई काम है। तो वो देखते हैं कि हमारे देश में कैसा चल रहा है। तो 72 के आसपास 61% पब्लिक हमारी अपना काम कर रही थी सेल्फ एम्प्लॉयड, और आज है वो 52, थोड़ा सा फॉल हुआ। रेगुलर एमएनसी और ये कंपनियां वाले जो काम है 15.4 थे पहले, जो कि आज बढ़ गए थोड़े 18 हो गए। अगला कैजुअल यानी ये जो दिहाड़ी टाइप वर्क हो गया, वेज वाला काम हो गया, 23.2 से बढ़ के 30। अब ये अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, कोई फिक्स काम नहीं होता, गारंटीड इनकम नहीं होती लेबर की, और वो वाली पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है काम में। तो ये नेगेटिव बातें हैं, बाकी तो ठीक है, रेगुलर हमारे बढ़ रहे हैं। तो अब इसको नीचे देख लेते हैं। पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर जॉब टू कैजुअल वर्क। मैंने अभी बताया ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ओवरऑल देखें अगर हम आज की डेट में कि सबसे बड़ा रोल किसका है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना काम, सब लोग मेजॉरिटी यही कर रहे हैं, सेल्फ। अब इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर जॉब से जो लोग निकल के कैजुअल वर्क में आ गए हैं, इसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क्स के लिए अलग से आ जाता है, कैजुअलाइजेशन। यानी बाकी कैटेगरी से लोग निकल गए इन दोनों से और इसके अंदर आ गए। अब देखो कोई शौक तो नहीं है किसी को ऐसा कैजुअल काम, टेम्पररी लेबर वाला काम करने का, पर मजबूरी है कि अगर कहीं काम नहीं मिलता तो बंदा सोचता है खाली बैठने से अच्छा कहीं कैजुअल लेबर पे, लेबर जॉब वाली है इस टाइप की दिहाड़ी वाली कोई काम मिल जाए तो कर ले। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। वल्नरेबल मतलब उनको एक्सप्लॉइट करा जा सकता है लेबर को। अगला क्वेश्चन 12, फॉर्मल सेक्टर क्या है, कैसे बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, नाम से लग रहा है सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होगा।
तो ऐसे हमारे प्राइवेट सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल। और यहाँ पे सरकार के कानून चलते हैं, लेबर लॉस, ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों, धोखाधड़ी फ्रॉड उनके साथ, लेबरों के साथ, वर्कर के साथ ना हो। और सेफ्टी के लिए वर्कर अपनी यूनियन बना लेते हैं, फिर बार्गेन करते हैं, शर्तें रखते हैं, अपनी अच्छी तनख्वाह मिलेगा। और सोशल सिक्योरिटी यानी कुछ सेफ्टी के फंड्स गुल्लक में, जैसे इकोनॉमिक्स में हमने मैक्रो में देखा था, प्रोविडेंट फंड और ये सब अलग अलग फंड्स इनको अच्छे मिले। अगला इनफॉर्मल कौन सा है फिर, या अनऑर्गेनाइज? तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मल के सिवाय जो बच गए वो इनफॉर्मल। अदर एंटरप्राइजेस अदर देन फॉर्मल वो है इनफॉर्मल। इसमें कई किसान, लेबरर्स, छोटे मोटे दुकानदार, छोटा मोटा अपना काम करने वाले लोग, कोई हायर्ड स्टाफ नहीं है, कैजुअल लेबर्स, नॉन फार्म वाले क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो इनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, कोई सरकार से प्रोटेक्शन नहीं, कानून नहीं लगा, कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है, कोई अकाउंट्स वगैरह नहीं मिलते, वर्कर को कभी भी निकाल दिया जाता है कंपनसेशन के बिना ही। वर्कर्स भी झुग्गियों झोपड़ियों वगैरह में रहते हैं। और अभी सरकारों ने थोड़ी एफर्ट्स करे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर को, और इनकी सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे, और इन्हें सोशल सिक्योरिटी यानी सेफ्टी फंड्स, वो जो गुल्लक, प्रोविडेंट फंड, कि इनके थोड़ा सेफ रहे इनफॉर्मल हमारे वर्कर्स। अगला क्वेश्चन 14, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कितनी है फॉर्मल और इनफॉर्मल में? तो फॉर्मल में पहले हम फॉर्मल देखते हैं। टोटल पब्लिक जो है इन्वॉल्व वो है 30 मिलियन फॉर्मल में, तो कम है ये, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो है हमारी 30 येरी फॉर्मल में, और 443 जो बहुत ज़्यादा फर्क है वो पॉपुलेशन है हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में। मतलब इनको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल देश की पॉपुलेशन है जो काम करने वाले लोग हैं वो आ गई 473, जिसमें से सिर्फ 30 फॉर्मल में काम कर रहे हैं, बाकी सब इनफॉर्मल में, यानी हाई रिस्क का, जहाँ नौकरी से कभी भी निकाल जा सकता है, और उनकी सेफ्टी वाला कोई ऐसे उनको मेजर्स जैसे बताया प्रोविडेंट फंड और ये सब स्कीमें उनके लिए नहीं है। तो पहली मेन बात कि फॉर्मल में बहुत कम लोग हैं, इनफॉर्मल में ज़्यादा है। अब मेल फीमेल वाइज देखते हैं, पहले फॉर्मल में देख लेते हैं। मेल ज़्यादा है 24 और फीमेल है 6, ठीक है, मिलियंस यहाँ लिखी रखा है सब में। अब इनफॉर्मल में भी देखते हैं, मेल 310, फीमेल 133, यानी दोनों में कॉमन बात यह है कि मेल्स का रोल ज़्यादा है, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में। अब ये टेबल एनालिसिस में फिर बोल रहा हूँ, इसका भी पूछा जा सकता है, कहीं भी टेबल एनालिसिस आ सकता है। तो देखते हैं क्या रहा हमारा। मेन मैंने बता दिया, बाकी लैंग्वेज नीचे है। 473 टोटल वर्कर्स हो गए, 473 मिलियन, और 30 मिलियन इसमें से फॉर्मल है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 30/473 इंटू 100 ये निकल रखी है, या 6%, यानी कि रिमेनिंग 94% इनफॉर्मल में। ये टेबल एनालिसिस हो रहा है, ऐसा टेबल गिवन होगा, एनालिसिस हमें नीचे लिखना है। अब इस 30 मिलियन के अंदर देखते हैं तो 6 मिलियन फीमेल है, तो इसका भी रेशियो निकाल सकते हो, 6/30 इंटू 100, और इसका निकाल सकते हो 24/30 इंटू 100। तो ऐसे हमने निकाल लिया, ये आ गया 20%, यानी 20% फॉर्मल में फीमेल्स हैं और 80% मेल। अब इनफॉर्मल में आ जाओ, कितने फीमेल है, तो 133 आउट ऑफ 443, रेशियो निकाल सकते हो, 133/443 इंटू 100, जो आ जाएगा ये यहाँ नीचे लिख रखा है, नियर अबाउट ये आ रहा है 30%। यहाँ आ गया 30% फीमेल, 70% मेल। और शहरों इसमें फॉर्मल सेक्टर में है 20% फीमेल, 20%, और ये 50%, और इधर आ रहा है 30% एंड 70%। फॉर्मल इनफॉर्मल का हमने एनालिसिस कर दिया। आगे देखते हैं,
इसमें अगर एक बात और नोट कर लो, अगर वो ये तुमसे बोले कि फीमेल का रोल कहाँ है, तो यहाँ से देखो दिख रहा है गांव में या फॉर्मल में या इनफॉर्मल में, तो वो है इनफॉर्मल में। फिर भी फीमेल का थोड़ा रोल ज़्यादा है, क्योंकि गांव वगैरह के इलाके आ गए, वहाँ लेडीज जैसे पहले ही बताया था एग्रीकल्चर वगैरह का काम ज़्यादा कर लेती है, तो ये परसेंट जो है इसीलिए इनकी 30 आ रही है ये 30। और शहर की फॉर्मल की ऑफिशियल जो एरिया हो गए एमएनसी कंपनियां, यहाँ पे आगे देखते हैं। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट और 3 सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कहाँ से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। अब देखो वैसे तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। ऐसी एनएसएसओ ने थोड़ा सा अपनी इसी में थोड़ा डिटेल में लिख रखी है कि ऑल दोज, यानी कुछ लोग काम करना चाहते हैं पर लैक ऑफ वर्क की वजह से, काम है नहीं मार्केट में, आर नॉट वर्किंग। करना तो चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंटरमीडिएट सब जगह उन्होंने बात करी है, पर एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस, मतलब चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं पा रहा। अब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिस्टों ने जो बनाई है कि किसे बोले अनएम्प्लॉयड, कि जिसको काम आधे घंटे का भी नहीं मिल पा रहा आधे दिन में, यानी आधे दिन पूरा बीत और 1 घंटे का भी काम नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड बनता है। अगला, कहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है अनएम्प्लॉयमेंट की? 3 है, एक सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। अब थोड़ा बहुत इनमें इंफॉर्मेशन का फर्क हो जाता है, डिफरेंट एस्टिमेट आ जाता है, पर थोड़ा आइडिया हमें देश के बारे में एट्रीब्यूट क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या हमारी मेन इंफॉर्मेशन है, वो पता चल जाती है अनएम्प्लॉयड की। एंड वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट। ये रहा क्वेश्चन 16, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हमें लग रहा है सम पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट। लग तो रहा है काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में है नहीं। जैसे एक किसान के पास मान लो 4 एकड़ जमीन है और उसको 2 वर्कर चाहिए अपने साथ, पर उसने लगा रखे हैं 5 बंदे। ये भी चलो टाइम पास कर लेंगे, सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, यानी काम तो 2 से भी हो सकता था, उसने लगा रखे हैं 5, यानी 3 बंदे जो हैं वो हो गए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जरूरत है ही नहीं उनकी, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अच्छा, अब इंडिया की बात करें तो 1950 में रिसर्च हुई थी कि 1/3, इतना बड़ा परसेंटेज है, 1/3 ऑफ वर्कर्स ऐसी टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत नहीं है पर क्योंकि कुछ और काम नहीं है तो खेत में जाके वैसे ही बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत हाथ बैठा लेते हैं, जरूरत नहीं है 1/3 वर्कर्स की। तो वो एक टाइप से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, काम उनके बिना भी हो जाएगा और वो देश में कहीं कुछ और काम करें तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये डिस्गाइज्ड प्रॉब्लम है हमारे देश में। सेकंड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से लग रहा है कुछ सीजन की होगी। पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट पर्टिकुलर टाइम्स, हमेशा नहीं, जब डिमांड कम हो जाती है। जैसे मैनी पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरिया टू पिक अप अ जॉब, और वहाँ कुछ टाइम रहे और फिर कुछ टाइम बाद अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वर्क इन एग्रीकल्चर इज सीजनल, देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स। तो जब अपना खेती का टाइम हुआ तो वहाँ आ गए, नहीं तो कहीं और चले गए कुछ काम करने। When there is no work, they go to urban areas and look for jobs। और मान लो वहाँ कोई काम मिल नहीं रहा, खाली बैठे हैं, this kind of unemployment is seasonal unemployment। ये भी इंडिया में कॉमन। तीसरा टाइप है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से लग रहा है ओपन मतलब एकदम साफ दिख रहा है कि बंदा खाली बैठा है सुबह से शाम। It is the situation people are willing and able to work but they don't get work। जो प्रिवेलिंग तनख्वाह है उस पर काम करने को तैयार है वो लोग, पर काम ही नहीं है और क्लियरली दिख रहा है ये बंदा खाली बैठा है। दिस कैन बी सीन एंड काउंटेड।
इसीलिए इसका नाम है ओपन। बंदा गया एक्सचेंज पे, नाम लिखवा के ले आया, रजिस्टर भी कर दिया, पर काम कोई मिला नहीं, तो उसको डालेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सरकार कैसे मदद कर सकती है नौकरियां जनरेट करने में? तो सरकार ने अपनी कई स्कीमें चला रखी हैं। अब एक स्कीम तो हम पहले कर चुके हैं गांव में, जो हमने बताई थी जब चैप्टर पढ़ रहे थे पिछला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट में मनरेगा जिसे हम बोलते हैं, 2005 का था। इसमें गारंटी मिली हुई है लोगों को 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी 100 दिन के उन्हें गारंटीड पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो काम करेंगे स्कीम के अंडर। रूरल हाउस होल्ड को अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कोई करेंगे, उन्हें सरकार इतने पैसे तो कम से कम सबको देगी। ये भी सरकार की एक स्कीम हो गई नौकरियां दिलवाने की। अब ब्रॉड नज़र से इनको हम दो कैटेगरी में बोलते हैं सरकार के सारे एफर्ट्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले देखते हैं डायरेक्ट नौकरियां आ गई, यानी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लोगों को नौकरियां दी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, सब में सरकार ने अपने अपने एरियाओं में नौकरियां दी। जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, स्टील कंपनी, और उसका प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उससे डायरेक्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन दैट गवर्नमेंट। सरकार ने बंदे और रखे, प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, जनरेट होगी नौकरी। सेकंड, इनडायरेक्ट जनरेशन। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो ये गवर्नमेंट कंपनी होगी, ये एक प्राइवेट कंपनी होगी, ये और उससे छोटी कंपनी प्राइवेट होगी बी। मान लो गवर्नमेंट ने अपना काम बढ़ाया, इससे ज़्यादा टेबल खरीदे, ऑफिस बनवाया, टेबल खरीदे, इसका काम चला तो इसने बंदे ज़्यादा बढ़ा दिए। अब इसको ज़्यादा टेबल बनाने हैं तो इसको मान लो वुड चाहिए किसी टिम्बर मर्चेंट या किसी से, तो इसका काम बढ़ा, इसने बंदे बढ़ा दिए अपने। फिर आगे वो कहीं से सामान आ रहा था, उसको काटने के जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ी, वो कोई सी कंपनी बना रही थी, उसने अपने बंदे बढ़ाए, तो ये सब कनेक्टेड हो गया। ऐसी रिवर्स भी है, गवर्नमेंट कुछ इनसे सामान खरीद रही है, ये कुछ गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, तो सब जुड़े हुए हैं। तो इनडायरेक्टली भी सरकार बड़ी नौकरियां जनरेट कर रही है। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। When output of goods and services of government increases, तो प्राइवेट लोगों का भी काम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये ज्यादा खरीदेंगे इनका काम चलेगा, ये ज्यादा खरीद रहे हैं इससे गवर्नमेंट का ज्यादा हो रहा है, या गवर्नमेंट ज्यादा माल बना के इनको बेच रही है तभी इनका काम ज्यादा चल रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो सब कनेक्टेड है आपस में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आर कनेक्टेड। जैसे कुछ प्राइवेट लोग सरकार से रॉ मटेरियल लेते हैं और कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लोगों से रॉ मटेरियल लेती है। कुछ भी बढ़ेगा, सरकार कुछ भी इन दोनों में से बढ़ा दे तो इनडायरेक्टली प्राइवेट बिजनेसमैन का भी रोल बढ़ेगा, उसका काम बढ़ेगा तो वो बंदे बढ़ाएगा। जब सरकार अपना माल ज्यादा बना रही है तो उससे कनेक्टेड सभी सेक्टर्स में काम बढ़ेगा और नौकरियां जनरेट होंगी। एक सिंपल एग्जांपल बताया, सरकार ने अपनी स्टील कंपनी का स्टील बढ़ा दिया तो सरकार की यहाँ नौकरियां बढ़ेंगी, वो तो डायरेक्ट हो गया। पर प्राइवेट कंपनियां जो उस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, अब वो भी अपना माल, अपना बिजनेस बढ़ाएंगी। मान लो वो उससे रॉ मटेरियल लेती थी सरकार से, ये प्राइवेट कंपनी, अब उसको ज़्यादा स्टील मिल रहा है, वो आगे ज़्यादा स्टील बेच रहा है, उसका काम बढ़ रहा है, वो आगे जिस कंपनी को बेच रहा है उसका काम बढ़ रहा है। तो इनडायरेक्टली, और जब भी जिसका काम बढ़ता है तो बंदे तो बढ़ाने पड़ते हैं। तो सरकार के किसी स्टेप की वजह से बहुत सेक्टर्स में नौकरियां जनरेट हो रही इनडायरेक्ट तरीके। फिर ये बातें हम पुराने चैप्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा सारी नहीं लिखनी। सरकार ने कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीमें बना रखी हैं जो हमने पॉवर्टी चैप्टर में देखी थी, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार की सरकार इनको फंड्स और बेनिफिट्स देती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि ये लोग बिजनेस करें। बिजनेस करेंगे तो नौकरियां जनरेट होंगी, और नौकरियों के साथ साथ और भी कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं इनको। जैसे गवर्नमेंट कुछ मान लो डैम बनवाती है, कुछ
बनती है तो कोई एसेट्स भी क्रिएट हो जाती हैं इससे और नौकरियां भी जनरेट हो जाती हैं। पानी की मान लो गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, नौकरियां भी जनरेट होगी, लोगों को पानी भी मिल गया, स्कूल कॉलेज बनवाए, स्कूल कॉलेज भी मिल गए, साथ में एजुकेशन भी मिल गई, लोगों को नौकरियां मिल गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करवा दिए सरकार ने, रोड बिछवा दी। तो इन सब खर्चों से नौकरियां भी जनरेट होती हैं और लोगों का भी भला होता है, तो डबल फायदा है ये तो। अगला 18th क्वेश्चन, रिसेंट चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, यानी इंडिया में वर्कफोर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या है वो? तो पहली मेन बात मैंने पहले भी बताई थी, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत जबरदस्त लेवल से ग्रो कर रहा है। कॉल सेंटर, बीपीओ, सॉफ्टवेयर, ये जो सेक्टर हो गए हमारे, यहाँ अच्छी हमको ग्रोथ दिख रही है, नए जॉब्स ज़्यादातर यही आ रहे हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क, आउटसोर्सिंग बहुत कॉमन हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी ये बातें बता चुका हूँ। बड़ी कंपनी कोई मान लो अमेरिका में है, बाहर बैठी है, उसको लग रहा है कि कॉल सेंटर और ऐसे काम ना इंडिया को दे दो, कस्टमर केयर से बात करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना और ये सब, तो वो हमें कई काम पकड़ा देते हैं। तो वो अमेरिका में ही बैठे हैं, कॉल सेंटर यहाँ चल रहा है, सस्ते में उनको लेबर मिल गई और सही काम मिल गया, तो ये इंडिया में बहुत हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है हमारा, हमें बेनिफिट हो रहा है, काम आ रहे हैं बाहर से। हम भी कुछ छोटे काम अपने बाहर दे रहे हैं और ज़्यादातर आए भी हमारे पास। तीसरा, होम इज न्यू वर्क प्लेस, यानी ज़्यादातर लोग बड़े बड़े किराए पे ऑफिस खोलना और करोड़ों खर्च करना ना करके घर से भी काम कर रहे हैं। और आजकल कोरोना के टाइम तो वैसे ही ये बात देखो सच्ची हो गई कि ज़्यादातर लोग घर से ही अपना काम चला रहे हैं। और कई छोटे छोटे बिजनेसमैन, चाहे जॉब वाले हों चाहे छोटे छोटे बिजनेसमैन हों, घर से ही काम चला रहे हैं। तो वो बात अलग है, एक इंडिविजुअल वर्कर जो नौकरी करने वाला था उसको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, इससे उसको काम नहीं मिल रहा। अगला, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब कंपनी वालों ने क्या करा, परमानेंट बंदे ना रख के टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं ताकि कंपनी की कॉस्ट कम से कम आए और उन्हें सरकारी कानून फॉलो ना करना पड़े कि वो सेफ्टी दो, प्रोविडेंट फंड दो, ये गुल्लक बनाओ अपने एम्प्लॉयज के लिए, मेडिकल करवाओ, ये सब चीज़ों से बचने के लिए वो टेम्पररी बंदे रख रहे हैं कि बारम्बार उनसे काम कराया, सिर्फ तनख्वाह दी और अपनी कॉस्ट बचा ली कंपनियों ने। फॉर्मल में तो उन्हें फिर कानून फॉलो करना पड़ता है, इसलिए कंपनियां वाले सोचते हैं फॉर्मल काम ना हो, इनफॉर्मल ही एम्प्लॉय कर लें बंदे। फिफ्थ, जॉबलेस ग्रोथ, ये पॉइंट भी अभी हम पहले कर चुके हैं। जीडीपी तो बढ़ रहा है पर उतनी नौकरियां जनरेट नहीं हो रही, इसीलिए सरकार को अलग से मेहनत करनी पड़ रही है नौकरियां जनरेट करने के लिए। अब इन पॉइंट्स को याद रखने का शॉर्टकट बना लिया, इंडियन वर्कफोर्स हैज जोश, हाई हो गया हमारा इनफॉर्मल काम ज़्यादा हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, जे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, वो आउटसोर्सिंग हो रहा है काम का, एस सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है इंडिया का, एच होम इज न्यू वर्क प्लेस। ये सारे पॉइंट्स के शॉर्टकट बना लिया। तो ये हमारा चैप्टर 7 खत्म हुआ। अब लास्ट में जैसे हर बार देखते हैं एक इनपुट आउटपुट का टॉपिक, वो देखते हैं। तो आज का पॉइंट है हमारा, कट नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, है नेगेटिव बंदों के साथ अपना कम से कम करो या हटाई दो। क्यों ऐसा क्यों करें? द पीपल यू स्पेंड टाइम विल इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड एंड थॉट्स मोर देन यू थिंक। तो जिनके साथ रहोगे तुम्हारे यार दोस्त, जैसे मैं बार बार हर क्लास में कहता हूँ, पॉजिटिव हर चीज में पॉजिटिव निकालें, पॉजिटिव नज़र सिचुएशंस को देखें, अपने आप को पॉजिटिव डाइट दें। तो ये सब करने से हमारी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, पर रिवर्स भी है। नेगेटिव बंदों के साथ उठोगे बैठोगे, उल्टी सीधी सारा तुम्हारे को राय देंगे, फोन पे ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करोगे इनके साथ, तो ये तुम्हारी एनर्जी वेस्ट भी करवाएंगे। सैंपल के लिए यहाँ पे ये देखो बॉटल, मान लो तुम पॉजिटिव डाइट ले रहे हो, जैसे मैं बार बार कहता हूँ 3 टाइम मान लो तुमने कुछ रीडिंग करी, चाहे तुम 1-1 मिनट की ही करो, कुछ पॉजिटिव कोट्स पढ़ी, 1 मिनट भी छोड़ो 10 सेकंड की कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। 10 सेकंड 15 सेकंड सुबह थॉट कोई पॉजिटिव फोन में रखा हुआ है वो पढ़ लिया, दोपहर को पढ़ लिया, या अपनी कोई डायरी बना सकते हो तुम जहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स तक लिए, नजर मारने वाली बात होती है।
तो 10-10 सेकंड यानी 30 सेकंड भी दिन में तुम ध्यान रख लो तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फुर्सत कभी हो तो कोई पॉजिटिव क्लास लेक्चर वगैरह सुन लिया, ऑनलाइन आजकल बहुत होते हैं, ना मिले मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। तो पॉजिटिव डाइट तो तुम ले रहे हो, मान लो ये पानी की बोतल है, ये सारी पॉजिटिव डाइट है हमारी, पर नेगेटिव बंदे भी तुम्हारे साथ हैं तो वो एक टाइप से लीकेज का काम करेंगे। तो इधर से तो तुम पॉजिटिव भर रहे हो, इधर से तुम्हारे दिमाग में लीकेज हो रही है, नेगेटिव दोस्त या ज़्यादा हैं, या न्यूज़ आजकल चला लो सब नेगेटिव, और कहीं फालतू की ऑनलाइन भी आजकल बहुत नेगेटिव रहता है, चाहे फेसबुक हो चाहे तुम्हारा इंस्टाग्राम हो, कोई भी जितने ही हैं। तो ये नहीं कि बिल्कुल ही सब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, पर ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं। तो वो फिर हमारे दिमाग को खाली कर देते हैं। हम तो भर रहे हैं उसको पॉजिटिव से और लीकेज हो रही है ज़्यादा, तो नेट लॉस ना हो जाए, इसीलिए हमें भरने वाले चीज़ को तो चालू रखना है जो पॉजिटिव हम भर रहे हैं, पर लीकेज को भी मिनिमाइज करना है। चलो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई तो आपकी खबर सुनाई देगा कुछ ना कुछ उल्टी, पर मिनिमाइज करें ताकि ये जो वाटर बैलेंस इस फोटो में दिख रहा है ये कुछ मेंटेन रहे, ये नहीं कि खत्म ही होता रहे। यहाँ मतलब मेरे दिमाग का पॉजिटिव बैलेंस जो। अब दूसरी बात ये भी मत समझना कि कटिंग नेगेटिव पीपल आउट ऑफ माई लाइफ का मतलब है मैं दुश्मनी कर लूँ उनसे, आई हेट देम, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब मिलेंगे बातचीत करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं अपने टाइम की अपने दिमाग की कदर करता हूँ, तो मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता वेस्टेज। मेरे पास खुद लिमिटेड पानी है इस फोटो में, मैं ये ज़्यादा छेद होते रहे जगह जगह, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पर कहीं से भी ये मतलब नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बार बार कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच लगानी है कि हम उनको अपना दुश्मन समझ लें, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल बातचीत करो, एक्स्ट्रा कुछ ना करो, जितना हो सके बच के रहो ऐसी नेगेटिव बातों से, ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे टॉपिक नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।